Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the tragical history of the Dr. Faustus and it was written by Christopher Marlowe. जो डॉक्टर फॉस्टिस ट्रेजिडी है इट्स क्वाइट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द ग्रीक ट्रेजिडी, जहाँ पे जो था आपको एक प्रोटैगनिस्ट मिलता है जो कि एक किंग होता है, नाइट होता है, वेल्दी मैन होता है और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होती है, एमिनेंट फिगर होता है। क्योंकि ट्रेजिडी के एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ये थी कि जो ट्रेजिडी होती है इट्स इमिटेशन, ठीक है, और सीरियस होती है और इसे ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है, नॉट इन द नरेटिव फॉर्म। और इसका पर्पस क्या होता है? पिटी एंड फियर क्रिएट करना, टू गेट रिड फ्रॉम द सिक फीलिंग। और उसमें अगर हम देखें, और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो है डॉक्टर फॉस्टिस। और डॉक्टर फॉस्टिस जो हैं वो एक जर्मन स्कॉलर हैं, एक ऐसा स्कॉलर जिसकी पूरी कमांड है मेडिसिन पर, लॉ पे, रिलीजन, थियोलॉजी, जो कि आपको पता है मदर ऑफ ऑल द साइंस होती है, ठीक है। और इस तरीके से एक ऐसा स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर, जो कि रिनेसेंट टाइम पीरियड में पैदा होता है, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, उसके माइंडसेट को डिपिक्ट करती है सारी स्टोरी। किस तरह एक ट्रैजिक जो है एंडिंग होती है डॉक्टर फॉस्टिस की, और किस तरीके से वो एक हैप्पी लाइफ से एडवर्सिटी की तरफ मूव करता है। और रीज़न क्या होता है? उस रीज़न वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो रिनेसेंट टाइम पीरियड के लोगों को फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज इट वाज द टाइम पीरियड जब इकनॉमिक कली जो इंग्लैंड के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, प्रॉस्पेरिटी डेवलप होती है। इंग्लैंड की मशरिक़ से लेकर मगरिब तक जो है हुकूमत कायम हो जाती है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर। इसी तरह जो ट्रेड, इनकी एक्सपेंशन हो जाती है, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन का टाइम पीरियड होता है, साइंस टेक्नोलॉजी का टाइम पीरियड होता है, जैसे कि टेलीस्कोप गैलीलियो ने जो थी इन्वेंट की। और ये वो टाइम पीरियड था जब ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता था कि जो ह्यूमन बीइंग इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और इसी वजह से यही सारी जो स्टोरी और सारे जो हालात हैं उस टाइम पीरियड के डिपिक्ट करते हैं। जो क्रिस्टोफर मार्लो प्ले राइट हैं, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं शेक्सपियर की तरह। इसी तरह अगर आप उनको देखें तो उन्होंने इस प्ले को 5 एक्ट्स में लिखा और ब्लैंक वर्स में, और जिसमें लैंग्वेज जो है बम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और कोरस ही है जिससे हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और सारी सिचुएशन का अंदाज़ा होता है, जो कि डिपिक्ट कर रहा होता है उस प्ले के जो है सारे हालात को। इसी तरीके से आप डॉक्टर फॉस्टिस को एक ऐसी रिनेसेंस ट्रेजिडी कह सकते हैं, एक ऐसी रिनेसेंस स्पिरिट कह सकते हैं जो कि उस टाइम पीरियड को डिपिक्ट कर रहा है, जो कि टाइम पीरियड इज़ इंक्वायरी, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, लॉजिकल रैशनल माइंड। कि वो कोई भी इंसान उस टाइम पीरियड का, रिनेसेंट टाइम पीरियड का, ऐसा नहीं होता एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड का कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली और उसे फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर ली। उस टाइम पीरियड का जो इंसान था वो लॉजिकल चीज़ों को लेता था, अपने माइंड सेट को फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंगली इंक्वायरी फाइंड आउट करता था यूनिवर्स की। यही वजह है इस टाइम पीरियड के अंदर, जब आप देखें तो उससे पहले जो बहुत सी थेरीज आई, उनमें से ये एक थेरी भी कंसिडर की जाती थी कि जो सन है वो तमाम प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। लेकिन बाद में जो है दरियाफ्त हुआ कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं बेसिकली रोटेट कर रहे होते हैं सन के गिर्द। सो ऐसी जब करेक्शन होना स्टार्ट हुई, उस टाइम पीरियड में एक अहम जो इन्फ्लुएंस था वो चर्च का था, कैथोलिक चर्च का था। इसलिए आपको इसमें आप कह सकते हैं बहुत सी डाइग्रेशन स्टोरीज़ विद इन स्टोरीज़ नज़र आएंगी, बहुत सी। जब वो अपनी जर्नी करेगा, मुख्तलिफ एडवेंचर, रोम की तरफ जाएगा, इंग्लैंड की तरफ जाएगा, तो वो सारे हालात उसको डिपिक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप करैक्टर्स के हवाले से देखें, एक डॉक्टर फॉस्टिस एक ऐसा करैक्टर है, एक जर्मन स्कॉलर है जिसने रिजेक्ट कर दिया जो मेडिवल टाइम पीरियड की जो एजुकेशन थी, जिसमें रिलीजन का बहुत अहम रोल प्ले था। अब लॉ, मेडिसिन, रिलीजन, फ़िलासफ़ी पर पूरा कमांड होने की बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं था। वो चाहता था कि इससे भी आगे लर्न करे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को बोरिंग इसके साथ फील कर रहा था और बेसिकली वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। सो एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जो अपनी करंट कंडीशन से जो था सेटिस्फाई नहीं था। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी जो अहम जो फैक्टर्स हैं इस प्ले को राइट करने में, वो जो है क्रिश्चियनिटी का जो एक रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका नज़र आएगा आपको। इसमें मुख्तलिफ जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके हवाले से उस साथ साथ डिस्कस हुए हैं।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक मोरालिटी प्ले है जिसमें आपको बताया जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब डॉक्टर फोस्टस है, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट कंडीशन नॉलेज से, और अपनी जो जितनी भी जो उस टाइम पीरियड के अंदर उसने नॉलेज गेट किया था उससे सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है, और मोर से मोर की तलाश में था। इसी तरह एक वेल्डस और कॉर्नेलियस दो करेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो कि इसके फ्रेंड हैं। और इसी तरीके गुड और बैड एंजल हैं। गुड और बैड एंजल बेसिकली डॉक्टर फोस्टस के कॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो गुड होगा वो उसके कॉन्शियस को लेके जाएगा कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छाई की तरफ मूव करना चाहिए। और जो बैड एंजल है जो बार बार प्ले में उसको ये बताएगा, उसे गाइड करेगा सिन की तरफ से। बेसिकली डॉक्टर फोस्टस 24 ईयर्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन करता है जो लूसीफर का जो कि लूसीफर मेफिस्टोफिलस जो कि एक ऐसे फॉलिंग एंजल्स थे आपको पता है यूनिवर्स के अंदर, जिन्होंने गॉड की नाफरमानी की जिसकी वजह से उन्हें हेवन से निकाल दिया गया, ठीक है। अब वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है, ठीक है, और ऐसे लोगों की तलाश में जिन्हें ब्लैक मैजिक आता हो, क्योंकि वो करंट जो लॉस है मेडिसिन फिलॉसफी की नॉलेज से डिससेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है ब्लैक मैजिक की तलाश में होता है। और फिर जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 24 ईयर्स का एक एग्रीमेंट साइन करता है अपने ब्लड के साथ जो कि उसके और लूसीफर के दरमियान में होता है। और मेफिस्टोफिलस जो होता है वो आप कह सकते हैं कि ऐसा मिडल मैन है जो कम्युनिकेट कर रहा है लूसीफर और मेफिलस को डॉक्टर फोस्टिस और लूसीफर के दरमियान में। और आगे अगर आप देखें इस करेक्टर्स को तो ये डिफरेंट मोर करेक्टर्स हैं जो कि हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले वो जब 24 ईयर्स का साइन जो एग्रीमेंट साइन करता है मेफिस्टोफेलिस से के साथ, और अपनी वो रिटर्न के तौर पर कहते हैं ना कि लेने आपको कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती, ठीक है, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो प्राइस पे करने के लिए वो लूसीफर को अपनी जो है सोल है 24 ईयर्स के लिए सेल कर देता है। ये 24 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पेंड करेगा। उसके बाद जो है जो जितने भी बैड एंजल्स हैं वो आके इसकी रूह को ले जाएंगे। इस तरीके से ये एक ऐसा प्ले है जिसमें क्रिश्चियनिटी का रोल बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ जर्नीज़ हैं वो करता है, ठीक है। इसके लिए एक चैरियट जो एक बग्गी होती है वो यूनिवर्स हेवंस की, फिर वो सैर कर रहा होता है। और इसी तरीके से रोम जाता है, इसी तरीके से वो इंग्लैंड जाता है। और रोम और इंग्लैंड में मुख्तलिफ लोगों से इनकाउंटर होता है डॉक्टर फोस्टिस का, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपको ऐसे लगेगा एक स्टोरी के अंदर एक नई स्टोरी, नए कैरेक्टर साथ साथ इंट्रोड्यूस होंगे। फिर वो ऐसा करता है कि मैजिक बुक जो है उसे जब मिलती है उसके स्पेल्स जो होता है, स्पेल करने का तरीक़ाकार और मैजिक करने का तरीका वो सीख जाता है। कंजरिंग द इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस को, जैसे पुराने ज़माने में जैसे हेलन ऑफ ट्रॉय थी उसके हवाले से उसकी इमेज को भी वो कर सकता था। और इसी तरह एलेक्जेंडर द ग्रेट सबसे पहले जो अपनी जर्नी को वो कंटिन्यू करता है वो रोम में करता है। सो ज़रूरी है आप रोम में जब वो जाता है तो सबसे पहले उसका इनकाउंटर एक होता है चर्च का, एक पोप के साथ। चर्च के अंदर जो पोप है एड्राइन और साथ पोप ब्रोनो। एड्राइन जो था और ब्रोनो जो था ये आप कह सकते हैं टोटली ऑपोजिट पॉप्स थे। ये कैथोलिक इन्फ्लुएंस को डिपिक्ट कर रहा है। जो पोप एड्राइन था वो क्या करता है, वो एक अब्यूज़ ऑफ पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर इसको सबक सिखाने के लिए वो उसको पनिश करता है, ठीक है। और पॉप जो ब्रोनो होता है वो बेसिकली इससे डिसएग्रीमेंट कर रहा होता है। ये एक ऐसा पॉप है जो कि सर्व कर, ठीक है, सर्व तो कर रहा होता है लेकिन डिसएग्री होता है। और नेक्स्ट जो करेक्टर हैं 7 डेडली सिंस। इसके अलावा जो लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस जो होता है वो दोनों उसे 7 डेडली सिंस जो होते हैं उनको डांस करते हुए दिखाते हैं। जैसे कि 7 डेडली सिंस जिसमें प्राइड आ जाती है, रथ आ जाती है, गुस्सा,
और एनवी आ जाती है, लस्ट आ जाती है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जिनकी ममानियत है, आप नहीं इसे कंडक्ट कर सकते। अगर आप कंडक्ट करते हैं या अपने इस किसी भी किस्म से इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं या मोर मोर डिज़ायर एम्बिशंस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली जो गॉड की जो रहमत है उससे दूर हो जाते हैं। इसी तरह वैगनर जो होता है, इसका असिस्टेंट होता है एक ऐसा स्कॉलर जो अपने नॉलेज, अपनी स्किल्स वगैरह से सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। रॉबिन एक स्टेबल हैंड होता है, ठीक है, जो कि फॉस्टर्स की जो मैजिक बुक होती है उसको जो है वो स्टील कर लेता है। जब वो मुख्तलिफ जर्नी कर रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जब पॉप से मिलता है, ठीक है, पॉप से मिलने के बाद वो क्या करता है, उसकी मुलाकात जो होती है जर्मन एम्परर से होती है। जर्मन एम्परर से जब मुलाकात होती है तो वो अपने कंजरिंग जो मैजिक होता है, मतलब रूहों को, स्पिरिट्स जो होती हैं उसकी जो इमेजेस हैं वो क्रिएट करता है, और जो जर्मन एम्परर होता है उससे कॉल करता है, तो फिर वो कहते हैं क्या तुम्हारी, तो फिर वो उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है उसकी एक इमेज क्रिएट करता है, वो बड़ा इम्प्रेस होता है उससे। लेकिन वहाँ पे एक नाइट होता है जो उसे बड़े मॉकिंग स्टाइल में देखता है, तो जब मॉकिंग स्टाइल में देख रहा होता है तो देन उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे एक एंचलर स्पॉट बना देता है, एक बारहसिंगा की तरह उसके जो सर पे सिंग बना देता है, ठीक है। और पीछे जैसे मैंने आपको बताया था रॉबिन के बारे में, रॉबिन और जो है राफ है, ये ऐसे दो करेक्टर्स हैं जो समन करते हैं मेफिस्टोफिलिस को, ठीक है, जो फॉलिंग एंजल्स में आता है, ठीक है, जो बुराई की तरफ लेके जाता है। जब वो समन करके उसको बुलाता है तो वो गुस्से में क्या करता है, इन दोनों को एनिमल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसमें से एक को कन्वर्ट कर देता है डॉग में, और ठीक है, इस तरह दो एनिमल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद अब जो मेफिस्टोफिलिस जो होता है उसे थ्रेट भी करता है इन दोनों को, एक तरह से एक कॉमिक सा रिलीफ क्रिएट किया जा रहा होता है। फिर उसकी नेक्स्ट जो जर्नी होती है वो इंग्लैंड की तरफ होती है। इंग्लैंड में जो जर्नी होती है वहाँ पे वो ऐसा करता है कि अपने जादू के ज़रिए से एक जो है ना हॉर्स वो क्रिएट करता है, एक हॉर्स डीलर को सेल कर देता है। वो जो हॉर्स डीलर है, जब वो बेचारा बंदा उस राइड करता है उस हॉर्स पर और पानी के अंदर, तो वो उसे टर्न करता है, स्ट्रॉ में टर्न कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो उसकी जो मुलाकात होती है वो डूक ऑफ वैन हॉल्ट से होती है, जो कि एक ऐसा, जब उसके दरबार में वो उसे इनवाइट करता है, फॉस्टर्स की शोहरत सुनता है तो उसको बुलाता है, तो उसे वो मतलब किस तरीके से वो इम्प्रेस कर सकता है। उस टाइम के अंदर ऐसे जो रॉबिन, रॉफ जो होते हैं और जो हॉर्स डीलर होते हैं वो तीनों के तीनों दरबार में आते हैं और उसके असलियत खोलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने तो मैजिक स्पेल के थ्रू उनकी जो है उनको उन तीनों की जो आवाज़ें हैं वो बंद कर देता है, साइलेंट कर देता है, और एक तरह से बड़ा ही इम्यूज्ड किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और डूक और डचेस जो है दोनों इससे ज़्यादा महसूस होते हैं। इसी तरह उस टाइम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अब वक्त के साथ साथ 24 साल का अरसा जो तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है, ठीक है, तेज़ी से गुजरता जा रहा है। इस अरसे के बाद बिल्कुल जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है, जो वैगनर होता है उसके जो कॉलेज के कोलीग्स जितने भी होते हैं उनको बताता है कि उसकी ज़िंदगी का बहुत कम टाइम पीरियड रह गया, ठीक है। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो हेलेन ऑफ ट्रॉय होती है उसकी एक इमेज क्रिएट करते हैं, उनको करके देते हैं, करके देता है वो उन सब लोगों को, और वो बड़े इम्प्रेस होते हैं इसके मैजिक स्पेल से। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, यहाँ पे एक ओल्ड मैन भी एक करेक्टर है जो बेसिकली उसको नेकी की तरफ लेके आता है, उसे अच्छाई की तरफ। वो कहता है कि अपने जो सिन हैं उन पर रिपेंट करो और जो है अच्छाई की तरफ चल जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया, मैं अब अच्छाई की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। और इस तरह ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। आपको पहले बता चुके हैं रेनेसेंस टाइम पीरियड जो कि इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिकल चेंज इंग्लैंड को डिपिक्ट कर रहा है, और यहाँ मैथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसकी ट्रोजन वॉर हुई थी, 10 साल से ऊपर तक का जो अरसा है ये जंग जारी रही थी, ट्रोजन वॉर। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय का जिक्र है, वहाँ से ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गया है, वहाँ की सिविलाइजेशन अब उसके जो कल्चर है उसमें से एक करेक्टर लिया गया है, ठीक है। जो गुड और बैड एंजल डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे एक एलेगरी स्टाइल को, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो फॉलन एंजल्स हैं जिसमें लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस आते हैं। बेसिकली अगर आप याद करें तो जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है
उसमें इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस है, तो वहाँ से भी इसने बेसिकली रेफरेंसेस यूज़ किए, ठीक है। और ये डिपिक्ट कर रहा है कैथोलिक टाइम पीरियड चर्च को, जब चर्च को बहुत ज़्यादा होल्ड होता था। और इसी तरीके से ये सारे 5 एक्ट्स के अंदर पूरा का पूरा डिपिक्ट किया उसने ड्रामे को। एक आयरनी क्रिएट की है, ठीक है, माशरे के अंदर के जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, लस्ट की तरफ जाते हैं, किस तरीके से बर्बादी और तबाही उनका मुकद्दर बनती है। और इसी तरह उसने जो है रेफरेंस रोमन पोइट का भी लिया है, जिसमें डेडलियस और उसका जो सन इक्रस था, उसकी मिथ बहुत ज़्यादा फेमस है। रीज़न क्या था कि उन्होंने जो है वैक्स के जो विंग थे अपने बेटे को दिए थे इक्रस को, जिसने और उसे मना किया था कि तुमने ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना, सूरज की मतलब सूरज की जो हीट है उसकी वजह से मेल्ट उसके विंग्स हो गए, ठीक है। लेकिन वो उसने अपनी मर्ज़ी की। वो बेसिकली डिपिक्ट इसको कर रहा है डॉक्टर फॉस्टिस, जो कि सेटिस्फाई नहीं अपनी प्रेजेंट कंडीशन से और वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। यही वजह कि जब वो मेफिस्टोफेलिस से मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछता है यूनिवर्स के, वो नेचर ऑफ वर्ल्ड बताता है उसे, ठीक है। हेवन हेल का आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, पनिशमेंट का, गुड डीड का, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जो एक ट्रायंगल है जिसमें गॉड, क्राइस्ट और होली स्पिरिट का जिक्र है, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन प्ले है जो आपको उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स नज़र आएंगे, ठीक है। और इसी तरह फॉस्टर्स जो इक्रस की तरह अपनी बुलंदी पर मेराज पे जाता है और किस तरीके से एडवर्सिटी होती है, किस तरह उसकी ट्रेजिडी जो है डिपिक्ट होती है। इसी तरह ब्लड का जो साइन है, जो दोनों जो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, वो ब्लड से रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उस पर जो लिखे हुए अल्फाज हैं ब्लड से अपीयर होते हैं उसके बाजू के ऊपर। और इट वाज डिपिक्टिंग जस्ट लाइक आप कह सकते हैं होमोफ्यूज, एक ऐसा कि वो ऐसी चीज़ जैसे उसको सिक्स सेंस आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि जो एग्रीमेंट करने लगता है मेफिस्टोफेलिस से लूसीफर के साथ, तो वो उसे मना कर रहे होते हैं कि तुम इस तरफ मत जाओ। गुड और बैड एंजल साथ साथ चलते हैं जो बुराई और अच्छाई की तरफ उसे मूव करवाते हैं। अगर इस ट्रेजिडी हवाले से देखें, मार्लो की जो ट्रेजिडी है इसमें हमार्शिया है। हमार्शिया क्या होता है? हमार्शिया हमारा एरर ऑफ जजमेंट होता है कि हम चीज़ों को जज ही नहीं कर पाते, गुड एंड बैड को, राइट एंड रॉन्ग को। इसी तरह डॉक्टर फॉस्टिस के जो ग्रीड ऑफ नॉलेज और पावर थी टू कंट्रोल द वर्ल्ड जो थी, उसके हमार्शिया था सबसे बड़ा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ब्लास्फेमी था। उसने क्रिश्चियन रिलीजन्स की जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ थी उसे डिग्रेड किया था, उनको पीछे छोड़ दिया था। इवन के जब वो हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी उसका जिक्र आता है कि वो ब्यूटी, लव फॉर द ब्यूटी आपको डिपिक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो आप एक ऐसा इंसान देखते हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने से इनकार करता है और बुराई का रास्ता इख्तियार करता है, जो कि रीनेसेंस ह्यूमन बींग्स को डिपिक्ट करता है। और ये टाइम पीरियड मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और इसी तरीके से ह्यूब्रस होते हैं आपकी जो ईगो होती है या आपके अंदर प्राइड का जो फैक्टर होता है, जैसे उस अपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जो था उस पर प्राउड फील करता था। इसी तरह इन नॉलेज पर जो था अपने आप को कहते हैं ना डाउन टू अर्थ होने की बजाय, एक तरह से हम्बल होने की बजाय वो एक प्राइड मैन की तरफ 7 डेडली सिंस का जो कहते हैं मुर्तकिब हो जाता है। इसी वजह से वो कहता है, वर्ड्स इस तरह इस्तेमाल करता है कि फ़िलासफ़ी और जो लॉ और फिज़िक्स है जो है वो एक तरह के पैटी विट्स हैं जिनको बहुत चीप और कम हैसियत वो कंसिडर करता है। इसी तरह आप देखें इसके थीम्स को तो आपको पता चलेगा लस्ट एम्बिशंस का थीम है कि वो कभी वो ब्यूटी चाह रहा होता है, कभी कंट्रोल चाह रहा होता है लोगों को। कहते हैं ना, जिस तरह हॉर्स डीलर के साथ उसने एक मजाक किया, मॉक करने की कोशिश करता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे लस्ट और एम्बिशंस उसे ऊपर लेके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें गेट कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो कहते हैं ना गुड और बैड और गलत और सही की जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं और वो 7 डेडली सिंस में प्राइड का भी मुर्तकिब होता है और इसी तरीके से जो है लस्ट का भी। ब्लास्फेमी आपको पहले बता चुकी हूँ। और वो जो रिलीजियस किस्म के जो रिचुअल्स हैं जैसे मैरिज वगैरह उसको नहीं मानता और अगेंस्ट द चर्च होता है और देयर फिशल। और इन रोम चर्च पॉप जो होता है उस तरह उसको पनिश करता है। बेसिकली उस टाइम के अंदर कैथोलिक जो चर्च का बहुत ज़्यादा होल्ड था कि किस तरह से वो गलत कामों में जो थे मसरूफ़ थे। इसी तरह लव फॉर द पोइट्री एंड ब्यूटी इस हवाले से इसका थीम है, क्योंकि इसमें जो उसने पोइट्री का इस्तेमाल किया, अब उसके जो लाइंस को पढ़ेंगे, वॉज द फेस लॉन्च 1000 शिप्स लव
लवलियर देन इवनिंग एयर, ब्राइटर देन द स्टार्स। तो आपको पोइट्री का एक स्टाइल मिलेगा इसके अंदर, बड़ी बम्बास्टिक किस्म की ब्लैंक वर्ड्स में आपको लैंग्वेज मिलेगी, और आपको एक तरह से रिनेसेंस टाइम पीरियड का जो आदमी है उसकी मोहब्बत, पोइट्री और ब्यूटी से डिपिक्ट होती है। बिब्लिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपको पहले ही बता क्रिश्चियन रिलीजन के हवाले से। और जब वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि माफ़ी मांगे, तो वो कहता है माई हार्ट इज़ हार्ड एंड आई कांट रिमेंड। इसी तरह मॉरल डिक्शन भी है कि साइंस विदाउट कॉन्शियस, के इंसान के पास क्या फ़ायदा ऐसे नॉलेज का जो इंसान को कॉन्शियस ही ना दे सके। वो कहते हैं ना हज़रत अली के, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा लिया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया, कि एक लफ्ज़ की इतनी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास इकट्ठा ही हो जाए तो क्या करते हैं, आपके अंदर एक प्राइड का एलिमेंट क्रिएट होता है। आजी इनकसारी की बजाय आप जो है वो गुरूर तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर फॉस्टिस के साथ भी ये सारा का सारा हुआ, और इस तरीके से उसकी एडवर्सिटी स्टार्ट हुई। सो दिस इज़ लिटिल बिट आइडिया अबाउट द डॉक्टर फॉस्टिस। और जब वो मरने वाला था, जब उसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला था, तो कुछ दिन रह गए थे, तो फिर वो रिपेंट भी करता है और माफ़ी मांगता है क्राइस्ट से। लेकिन उस वक्त तक जो है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि 24 ईयर्स का टाइम पीरियड था। जब ओल्ड मैन उसे मना करता है तब वो नहीं जाता, उस वक्त उसकी बात को नहीं सुनता, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, उसके पास जो टाइम की लिमिटेशन ख़त्म होने की वजह से अब उसकी जो माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाती। और उस रात ऐसा होता है कि जो लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस के जो फॉलन एंजल्स हैं सेंस के, वो आकर उसकी रूह को ले जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो उसके मुख्तलिफ अज़ा टूटे फूटे होते हैं, और उसके जो कलीग्स हैं मिलकर उसको एक तरह से रिस्पेक्टेबल फ्यूनरल देने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस। इसी तरीके से ये क्रिश्चियन प्ले के 7 डेडली सिंस, इनमें प्राइड, रथ और एनवी है, लस्ट है, और ये वो सारे सिंस हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टिस ने कमिट किए थे। और इसको कमिट करने के बाद क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर आप कभी भी गॉड की जो है माफ़ी तलब नहीं कर सकते। इसी वजह से जब उसने लास्ट मतलब डेज़ के अंदर जब उसने माफ़ी मांगी और गॉड से, तो वो इनकार हो गया। द लस्ट ऑफ पावर इज़ द मोस्ट फ्लैग्रेंट ऑफ ऑल द पोजेशन। इसी तरीके से ट्रिनिटी जो मैं आपको बता रही, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें गॉड होता है क्रिश्चियन रिलीजन के मुताबिक, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे रखते हैं, और थर्ड वन हॉली स्पिरिट होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें, इनको मिलाकर ट्रिनिटी का कंसेप्ट है जो कि डिस्कस हुआ है। हम कह सकते हैं जो डॉक्टर फॉस्टिस जो है एक क्रिश्चियन प्ले है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल लेक्चर। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।